हेलो गाइस, अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने टेम्परेचर पर डिफेंडेड यूनिट्स पढ़ी थी, मोलरता और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? नॉर्मलता, जिसे अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करते हैं नॉर्मलता क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं कि नॉर्मलता की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मलता कहलाती है। तो अपन अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मलता, जिसको आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोला जाता है। ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो W/E इंटू 1/V क्या हो जाएगा? W/E इंटू 1/V। यहाँ पर जो V होता है वो किस में लिया जाएगा? जो वॉल्यूम है वो किस में लिया जाएगा? लीटर में लिया जाएगा। तो आयतन किस में? लीटर में। फिर अपन बात करते हैं ई जो होता है हमारे लिए क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार। और डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट्स। अब देखो, अब एक चीज़ बात करते हैं कि ये तुल्यांकी भार होता क्या? अगर मैं इसको खोलूँ तो E बराबर क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर। अब अपन एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। एन फैक्टर क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एन फैक्टर जो होता है, चाहे एसिड होगा, बेस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके लिए सबके लिए एन फैक्टर की वैल्यूज़ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। एन फैक्टर किसी एसिड होगा तो कैसे निकालेंगे, बेस होगा तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कैसे निकालेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो उसको अपन कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एसिड्स के लिए बात करते हैं। एसिड, अम्ल के लिए बात करें, अम्ल के लिए बात करें, फॉर एग्जांपल अपन HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं इस वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? मुझे H+ मिलेगा और एक Cl- मिलेगा। तो यहाँ पर इस एसिड के लिए हमारे लिए एन फैक्टर जो होता है वो एन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पर वियोजित H+ आयनों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? H+ आयनों की संख्या, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सारकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस एन फैक्टर को यहाँ पर एसिड के लिए क्या यूज़ की जाती है? इसके लिए सारकता यूज़ की जाएगी। क्या यूज़ की जाएगी? उसकी सारकता। तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, मतलब वियोजित H+ आयनों की संख्या। अगर फॉर एग्जांपल और बात करता H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स के लिए बात करता हूँ। देखो, जनरली अगर अपन किसी भी रिएक्शन में जनरली रिएक्शन नहीं दे रहे कि H2SO4 की, तो अपन क्या मानते हैं? 2H+ और SO4 2-। तो यहाँ पर वियोजित आयन, डिसोसिएट आयन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर इसकी सारकता कितनी हो जाएगी? 2। अब एक और बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की रिएक्शन दे रखी हो, H+ HSO4-, अब आपके दिमाग में यही चीज़ फिट हो रखी है कि H2SO4 जो होती है उसकी सारकता कितनी हो जाएगी? अपन को 2 हो जाएगी। जबकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो H2SO4 जो डिजोल है वो एक H+ आयन दे रहा है और एक इसमें दे रहा है हाइड्रोजन सल्फेट आयन के रूप में वियोजित हो रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए H+ आयन जो होगा वो क्या होगा? एक ही है, और एक है तो इसके लिए सारकता कितनी रखी जाएगी? 1। अगर क्वेश्चन में इस टाइप की रिएक्शन आ जाती हैं तो ध्यान रखना, उसके लिए जो एन फैक्टर, नंबर ऑफ एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ये ध्यान रखना। तो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए ये इस टाइप की रिएक्शन देकर क्वेश्चन आपको दे सकता है, और जनरली आपके दिमाग में फिट हो रखा होता है कि H2SO4 जो होता है उसकी सारकता कितनी रखी जाती है, 2। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो उसकी सारकता हमेशा कितनी यूज़ करेंगे, 1 यूज़ की जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी क्या होगा, H+ होगा और एक NO3- होगा, उसके लिए भी क्या होगी, सारकता 1 होगी। ठीक है भैया। तो कुछ एग्जांपल बेस के लिए बात कर लेते हैं कुछ। अगर मैं बेस के लिए बात करूं तो सार के लिए बात करूं तो सार जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करता हूं तो मुझे कौन से आयन मिलेंगे, 1 Na+OH-। तो यहाँ पर कौन से आयन देखे जाएंगे, OH- आयन देखा जाएगा। कौन सा आयन देखा जाएगा, OH- आयन देखा जाएगा। और OH- आयनों की संख्या ही उस सार के लिए क्या होती है, N फैक्टर होता है। और उस N फैक्टर को अपन जनरली क्या बोलेंगे, उसकी अम्लता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिटी। क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिटी। तो यहाँ पर N फैक्टर, नंबर ऑफ N फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं ले लेता हूँ ये Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पर किस में ये आयनाइज होगा, Mg2+ और 2OH- में। तो 2OH- में तो बताओ N फैक्टर कितना आएगा, N फैक्टर अपन कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा भैया, N फैक्टर 2 आएगा। ठीक है भैया। तो इसके लिए ध्यान रखना कि अगर मैं सार दे रखा है तो सार में उसमें वियोजित आयनों, सार दे रखा है तो उसमें OH आयनों की वियोजित संख्या जो होगी वही हमारे लिए N फैक्टर होगा। और अम्ल दे रखा है तो उसमें H+ आयनों की वियोजित जो संख्या वही हमारे लिए क्या हो गया, N फैक्टर होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बात कर लेते हैं भैया, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसके लिए N फैक्टर की वैल्यूज कैसे अपन यूज़ करेंगे। अगर सबसे पहले बात इसको फॉर्मूले को खोल कर लिखा जाए तो W बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 ऑफ, ये N फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर N फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, V। ठीक है भैया। तो यहाँ पर N फैक्टर मैं किसके लिए बात करता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के लिए बात करता हूँ। किसके लिए बात करता हूँ, KMnO4 के लिए। अगर मैं KMnO4 को मैं एसिडिक मीडियम में वियोजित करवाता हूँ तो किस में टूटता है, ये Mn2+ में। किस में टूटेगा, Mn+2 में। तो इस KMnO4 के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के लिए अपन की N फैक्टर वैल्यू निकालनी है, किस मीडियम में निकालनी है, एसिडिक मीडियम में निकालनी है। तो एसिडिक मीडियम में निकालने के लिए तो यहाँ पर Mn किस फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7 होगी। और यहाँ पर कितनी होगी, इसकी हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो बताओ ये +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो कितने, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो N की जो वैल्यू हो जाएगी, किसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर E बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। तो इसके लिए अगर एसिडिक मीडियम में बात करें तो लगभग इसका KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 होता है, और इसकी N फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये कौन से मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, इसका एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट होता है। किसमें, एसिडिक मीडियम में। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अगर मान लो मैं बेसिक मीडियम में बात करूँ, किस में बात करूँ, बेसिक मीडियम में बात करूँ, KMnO4 K2MnO2 या OH-। ठीक है। अगर मैं बेसिक मीडियम में बात करूँ तो यहाँ पर बताओ Mn कौन सी फॉर्म में होगा, +7, और यहाँ पर Mn कौन सी फॉर्म में होगा, KMnO2। तो यहाँ पर 2 K की फिक्स वैल्यूज होती हैं, +1 होती हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज, और इसकी X ये हो जाएगा 4, निकाल देते 2x 2 + x - 4 = 0, 2 +
x बराबर 4, तो x बराबर कितनी 2। तो इसका जो आंसर जो आएगा कितना आएगा, इसका भी कितना आ जाएगा +2 K2MnO4। एक मिनट, सॉरी O3 में टूटेगा ना, तो K2MnO3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + x -6 = 0, तो 2 + x = 6, तो x बराबर 6 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +4। यहाँ से 7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूँगा तो क्या कितनी हो जाएगी, 158/3 ये हो जाएगी। इसके लिए कौन से मीडियम में हो जाएगी, बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में हो जाएगी भैया, बेसिक मीडियम में हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, जनरली आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 के एसिडिक मीडियम में उसका तुल्यांकी भार निकालना है, या आपको बेसिक मीडियम में उसका तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, ये किस क्या होगी अपन की n की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी अपन करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलता जो है वो क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू n फैक्टर अपॉन v। और v n फैक्टर जो होता है वो डिफेंड करता है, किस पर डिफेंड करता है, n फैक्टर डिफेंड करता है उसके एसिड पर, बेस पर, और उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। और ठीक है भैया, अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v ये कर रहा है मोलरता को। क्या बात कर रहा है, मोलरता को। तो मैं लिख सकता हूँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरता इंटू n फैक्टर। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन मिल गया कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता में संबंध मिल गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी, तो अपन को एक ये इसी रिलेशन को अपन को याद रखना। कभी कभी अपन भूल जाते हैं भैया कि नॉर्मलता इधर होती है, मोलरता इधर होती है। तो एक चीज़ तो इस रिलेशन से जो सिद्ध हो रही है कि नॉर्मलता जो होती है वो बड़ी होती है, किससे होती है बड़ी, मोलरता से बड़ी होती है। फिर कभी कभी अपन भूल जाते हैं इसी फॉर्मूलों को, जब अपन याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो कभी कभी किस तरह लिख देते हैं, मोलरता इंटू नॉर्मलता इंटू n फैक्टर, ये भी लिख देते हैं। जबकि इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ कि n का मतलब क्या होता है भैया, नानी, m का मतलब क्या होता है, मामी। तो अपन को पता है जो मामी जो होती है वो छोटी होती है किससे, नानी से। तो नानी एक्चुअली में क्या होती, बड़ी होती है। तो नानी बड़ी होती है और मामी छोटी होती है। तो नानी इज इक्वल टू मामी इंटू n फैक्टर, ताकि अपन को ये रिलेशन अपन को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस रिलेशन को ध्यान रखना है, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इंटू n फैक्टर। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अब अपन उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। 27 ग्राम एल्युमिनियम +3 आयन 500 ml जल में विलय होकर एक विलयन बनाता है। तो बने विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये इसी में भी अपन एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन नॉर्मलता निकालेंगे तो अपन मोलरता भी इसको ज्ञात कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर अपन फॉर्मूले पे प्रोसेस से अगर क्वेश्चन करें तो प्रोसेस से करें तो अपन का फॉर्मूला क्या बोलता, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन वी, और यहाँ वी किस में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। वेट कितना है 27। तो बताओ एल्युमिनियम आयंस हैं, एल्युमिनियम आयंस जो है +3, तो उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 27। बताओ इसके लिए अपने पास जो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो कितना है 500, कितना भैया 500। और अपन को एक चीज़ अपन को मालूम है कि ये जो वॉल्यूम जो होता है वो किस में रखा होना चाहिए, लीटर में रखा होना चाहिए, अपने पास किस में ml में है, तो डिवाइडेड इनटू 1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और नंबर ऑफ एन फैक्टर तो एल्युमिनियम +3 है 4, तो उसके चार्ज ही उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 से 27 कटा तो ये 2 टाइम्स कटा, तो एक इसकी जो नॉर्मलता जो आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, क्या आएगी 6। हाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मलता जो होती है उसकी यूनिट किस बेस में रखनी है, उसकी जो सामान्य यूनिट जो होती है क्या होती है नॉर्मल, क्या होती है भैया इसकी सामान्य यूनिट क्या होती है नॉर्मल। तो यहाँ पर इसकी जो नॉर्मलता जो आएगी वो 6 नॉर्मल आएगी, क्या आएगी 6 नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं कि अगर इसको अपन को निकालनी है, क्या निकालनी है, उसकी मोलरता निकालनी है, जनरली मोलरता निकालनी है, तो अपन रिलेशन से कर सकते हैं। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्या होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर को कोई बुक्स क्या लिखती है वैलेंसी फैक्टर बोले तो संयोजकता कारक, संयोजकता कारक बोलो चाहे एन फैक्टर बोलो एक ही बात होती है। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में ये भी लिख रखा होता है वैलेंसी फैक्टर संयोजी कारक। तो ये संयोजी मतलब संयोजकता, मतलब ये संयोजकता ही तो है। तो एन फैक्टर जनरली अपन किससे डिफाइंड की जाती है, उसकी संयोजकता को देखकर ही अपन डिफाइंड करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो अपन को निकालनी है मोलरता, तो मोलरता बराबर एन अपॉन एन फैक्टर। तो नॉर्मलता कितनी है 6, और अपन के पास जो एन फैक्टर है वो कितना आया 3, तो इसकी 2 मोल पर लीटर, या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मोलर, क्या लिख सकते हैं 2 मोलर। तो ये तो था अपने नॉर्मलता के बेस पर क्वेश्चन था, और नॉर्मलता का क्वेश्चन से अपन मोलरता का क्वेश्चन भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अपन को मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता निकालनी है, तो अपन इस रिलेशन को यूज़ करके इस रिलेशन को यूज करके अपन ये उसकी नॉर्मलता निकाल सकते हैं, चाहे अपन को उस क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी मोलरता दे रखी होगी, ठीक है भैया। फिर अपन एक और आगे एक कदम और आगे इस नॉर्मलता में बात करें तो किसी भी अगर एक सोल्यूशन या किसी भी एक रिएक्शंस के लिए, चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा उस रिएक्शंस के लिए। तो उस रिएक्शंस के लिए वॉल्यूम सेम रहता है, तो यहाँ पर उसकी नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी वेट अपॉन या फिर वेट अपॉन ई 1/v, ठीक है। अगर इस किसी भी रिएक्शन के लिए अपन बात करें, उसका क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, क्या निकालना, तुल्यांकी भार निकालना है। तो उस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम तो क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है भैया, वॉल्यूम इक्वल रहता है, n इज इक्वल टू वेट अपॉन ई 1/v, ये भी समान हो जाएगा। तो वेट भी है वो भी समान हो जाएगा, तो अपने लिए क्या हो जाएगा n बराबर वेट अपॉन ई 1/v, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा n2 बराबर n1 w अपॉन e2 टू 1/v2, ठीक है। अगर उस रिएक्शन के लिए E और वेट ये इक्वल होता है, E और V, W और E इक्वल होता है, तो उसके लिए अपन को क्या निकालनी, उसकी नॉर्मलिटी और उसके वॉल्यूम में संबंध निकालना है। तो नॉर्मल और वॉल्यूम में संबंध निकालना, तो क्या हो जाएगा n1v1 बराबर क्या हो जाएगा n2v2 हो जाएगा,
ठीक है। अगर उसका किसी रिएक्शन में, ये क्वेश्चन सम मोलर विलियन या सम मोलर रिएक्शंस के लिए अपन को उसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम में संबंध निकालना है, या उसके कंप्लीटली मिक्सर में उसकी नॉर्मलिटी बोले तो नॉर्मलता निकालनी है। तो नॉर्मलता किससे निकाली जाएगी? N1V1 अपॉन प्लस N2V2 अपॉन क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। ये हो जाएगा अपन को उस रिएक्शन के लिए क्या निकालनी है? अपन को नॉर्मलता निकालनी है। ठीक है भैया, तो ये होता है अपना नॉर्मलता वाला टॉपिक। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट जो राशियाँ थी, अपन ने पहली राशि कौन सी पढ़ी थी? पहली राशि अपन ने पढ़ी थी मोलरता पढ़ी थी, सेकंड अपन ने पढ़ी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड जो पढ़ी थी नॉर्मलता पढ़ी थी। अब इसके ऊपर एक और छोटा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो नॉर्मलता जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती हैं? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती हैं? तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली अपन को पता है ये टेम्परेचर पर डिफेंडेड यूनिट्स पढ़ रहे हैं, तो अपन को पता है कि टेम्परेचर पर डिफेंडेड होती हैं। तो उसका इफेक्ट कैसा होगा? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी नॉर्मलता बढ़ेगी घटेगी? तो अपन देख लेते हैं इस फॉर्मूले से क्या होता है, वेट अपॉन ई इंटू 1/v। अगर बताओ v बढ़ेगा तो बताओ नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ेगा तो v क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब v बढ़ता है तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी बोले तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? तो तापमान बढ़ाने पर नॉर्मलता क्या हो जाएगी? तापमान बढ़ाने पर नॉर्मलता घट जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है भैया? हाँ ठीक है, ठीक है ना? हाँ, नॉर्मलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, जो तापमान पर निर्भर नहीं करती, उस यूनिट्स के बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, और चलो अपन थोड़ी प्रैक्टिस के और क्वेश्चन भी करवा देते हैं, कैसे कैसे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी दे रखा है 5 सेमी नॉर्मल विलियन है, उसका इतना या उसको इतने विलियन में प्रेजेंट है, तो उसका वेट निकालना है। तो अपन को जनरली दे रखा होता है सेमी नॉर्मल या सेमी मोलर, तो सेमी, और एक दे रखा कभी पेंटी नॉर्मल या पेंटी मोलर, ये दे रखा डेसी। तो ये ध्यान रखना इसका मीनिंग्स क्या होता है, डेसी नॉर्मल या मोलर बोला जाता। और एक अपन को दे रखा है सेंटी नॉर्मल। सेमी का मतलब होता है n/2 बोल सकते हैं या फिर m/2 बोलेंगे। अगर नॉर्मल होगा तो n/2 और मोलर होगा तो m/2। पेंटी का मतलब क्या हो जाएगा 5 n/5 या फिर मोलर होगा तो m/5। डेसी मतलब n/10 होगा या फिर क्या हो जाएगा m/10 होगा। सेंटी का मतलब क्या हो जाएगा n/100 हो जाएगा या फिर m/100 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि अपन को डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में नॉर्मलता भी पूछे या फिर मोलरता ही पूछे। अपन को किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछ सकता है, नॉर्मलता या मोलरता देके उसका वेट पूछ सकता है। उस सॉल्यूट का क्या पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है कि उस विलियन में कोई भी जो विलेय है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो कभी भी इन शब्दों में जो क्वेश्चन आए तो उन शब्दों में ध्यान रखना। तो वैल्यूज़ क्या रखी जाएगी, पेंटी मतलब 1/5 रखेंगे, डेसी का मतलब 1/10 रखेंगे, सेंटी का मतलब 1/100 रखेंगे, और सेमी का मतलब अगर जनरली अपन को क्या एक मोलर विलियन डायरेक्ट अगर एक भी नहीं लिखा जाता और मोलर विलियन लिखा जाता है तो मोलर विलियन का मतलब होता है उसकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी, उसकी वैल्यूज़ 1 रखी जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें टेम्परेचर पर इनडिपेंडेंट जो राशियाँ होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर पर इनडिपेंडेंट राशियाँ कौन कौन सी अपन ने डिस्कस की थी, अपन ने डिस्कस की थी वेट बाय वेट परसेंटेज, और सेकंड पढ़ी थी मोललता, और थर्ड अपन ने बताई थी मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न। नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मोललता की, बात करते हैं मोलालिटी। किसकी बात करें, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के
विलय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, उस विलयन की मोललता कहा जाता है। या इसको डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से बात करूं, m बराबर वेट अपॉन विलय का वेट, सॉरी नॉर्मल, n अपॉन विलय का वेट। तो यहाँ पर n को क्या बोलेंगे, मोल, और W क्या है, केजी, तो क्या होगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, मोललता कहा जाता है, मोललता, मोलालिटी। देखो एक बात ध्यान रखना, मोललता को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं। उस मोलरता जो पढ़ी थी, वो जो टेम्परेचर पर डिफेंडेड थी, उसको अपन ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, बड़े m से रिप्रेजेंट किया, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, छोटे m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है भैया, वो मोलरता थी और ये क्या मोललता थी, मोललता है। ठीक है भैया, देखो m बराबर क्या हो, मोल पर केजी। तो यहाँ पर जो मोल पर केजी मतलब ये जो W जो आ रहा है केजी में, वो किसका बाहर आ रहा है, विलयन का नहीं आ रहा, किसका आ रहा है, विलायक का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। तो यहाँ पर जो ये जो भार है, विलायक का भार, विलायक का भार किस में होगा, केजी में होगा। अगर मैं पिछली वाली यूनिट मोलरता को इसको कंपैरिजन करके बताऊं तो m बराबर क्या था, n/v, वहाँ था 1 लीटर विलयन, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक, क्या है 1 किलोग्राम विलायक। यहाँ 1 लीटर विलियन था, क्या था 1 लीटर विलियन, मतलब उसे वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते थे, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलायक, मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलायक के भार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना भैया, तो इसको अगर खोला जाए तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1 अपॉन W बराबर केजी। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूँ, इसकी यूनिट की बात करूँ, क्या हो जाएगा, यूनिट देखो, मोल n की वैल्यू, n के क्या हो जाएगा मोल, और W का क्या हो जाएगा केजी, तो क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी। ठीक है ना, तो इसका यूनिट जो होएगा मोल प्रति केजी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि m यहाँ क्या था, मोलरता क्या थी, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगी मोल पर केजी हो जाएगा। और यहाँ पर जो W है केजी, वो किसका बार है, नॉट विलियन, किसका है, विलायक का भार, किसका भार है भैया, ध्यान रखना विलायक का भार है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि कुछ इसके बारे में एक कदम और बात करें कि ये तो अपन को पता चल गया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पर बढ़ाने पर या घटाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो भार लिया गया, क्या लिया गया, मास लिया गया। जो मास जो होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, निर्भर ही नहीं करता है, किस पर, तापमान पर। जो द्रव्यमान जो होता है वो निर्भर नहीं करता है, तो तापमान का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट अपन, ये तो हो गई मोलरता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ये मोलरता ध्यान रखना, मोलरता आगे अपन जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस बहुत काम आएगी ये मोलरता। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और स्टार लगा देना उस मोलरता पर, क्योंकि अपन जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका बहुत योगदान रहेगा, इसी को ही अपन पढ़ेंगे। मोलरता से ज़्यादा इसका अपन योगदान ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड अपन बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखो वहाँ पर सबसे पहले जब वॉल्यूम था तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या किस में से था, 100 ml में से विलय के भागों की संख्या, और यहाँ क्या हो जाएगी 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, वहाँ 100 ml होता था और यहाँ क्या हो जाएगा 100 ग्राम में विलय के भागों की संख्या क्या हो जाएगी अपन की, वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो विलय का भार, वहाँ क्या रखते थे आयतन, बोले तो इसमें W2, और यहाँ क्या हो जाएगा विलियन का भार, बोले तो W1 प्लस W2। कभी कभी बुक्स
बहुत सारी बुक्स क्या विले का बाहर ना लिख के W2 लिखती हैं और विलियन का बाहर ना लिख के क्या लिखती है W1 प्लस W2। W1 क्या होता है विलायक और W2 क्या होता है विले, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा विलायक का बार। ठीक है, और ये परसेंटेज है तो परसेंट तो मतलब 100 में से। ठीक है ना भैया, तो ये हो गया अपन का W/W परसेंटेज। ठीक है, फिर एक और यूनिट इन दोनों का मिक्स होती है, एक ध्यान रखना, ये होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अपन ने उससे पहले इसका उल्लेख नहीं किया, आप बता रहे हैं दोनों का। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या तात्पर्य है? वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि विले के 100 ml में या किसी विलियन के 100 ml में विले के ग्राम भागों की संख्या, यहाँ पर W है ना, भार है ना, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा विले का भार अपॉन विलियन का आयतन। क्या हो जाएगा यहाँ पर विलियन का आयतन इनटू क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये चीज़ मैंने उस टाइम जब अपने क्लासीफाई किया था तब मैंने नहीं लिखवाई थी, अब मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इसको अलग से बता रहा हूँ। अब आपको मान लो ये वाली चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाती है, इस टाइप से आ जाती है कि यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम जो होती है वो तापमान पर या उसके तापमान से क्या प्रभावित होगी या नहीं होगी, या तापमान पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में अगर आयतन वर्ड आ जाता है, वॉल्यूम वर्ड आ जाता है, तो वो तापमान से क्या होगी प्रभावित होगी। इसका मतलब ये वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज और राशि है वो तापमान पर डिपेंड होगी। तापमान पर डिपेंड होगी तो क्या प्रभाव होगा ध्यान रखना। तो विलियन का आयतन ये है, तो ताप बढ़ेगा तो क्या होगा आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो बताओ ये वाली राशि क्या होगी कम होगी। तो ये चीज़ होगी अपने तापमान से रिलेटेड इसके क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अगर मान लो इसी टाइप से क्वेश्चन आ भी जाए, किस टाइप से क्वेश्चन आता है तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं 49 या फिर अपन बात कर लेते हैं 40 नहीं अपन बात करते हैं 15% वेट बाय वॉल्यूम 15% वेट बाय वॉल्यूम NaOH विलियन की अपन को क्या निकालनी है मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है भैया मोलरता। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं पहले से, तो इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अपन खोलेंगे तो 100 में से तो 15 ग्राम ये हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा 85 ग्राम क्या हो जाएगा अपने लिए जल हो जाएगा। ठीक है भैया। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या मोलरता भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मोलरता भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मोलरता भी अपन उसका 85 ml हो जाएगा ना, इसका 85 ml जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो अपन विलियन का आयतन कितना रखेंगे 100 ml 100 ml रखेंगे और जो विले का जो भार रखेंगे वेट रखेंगे वो कितना रखेंगे 15 ग्राम रखेंगे। उस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी मोलरता अपन निकाल सकते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करें मोल भिन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आगे काम आएगा जब आगे अपन चैप्टर में और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, राउट लॉज पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, हेनरीज लॉ में भी काम आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल भिन्न, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक है भैया। तो मोल भिन्न को अपन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो जनरली क्या होता है मोल अंश क्या होता है N1/N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी विलियन के मिश्रण में, किसी भी विलियन के मिश्रण में एक मिश्रण का या एक अवयव का मोल तथा उस मिश्रण में उपस्थित कुल अवयव के मोलों के योग का अनुपात क्या कहलाता है अपना मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है भैया, मोल भिन्न कहलाता है। तो इसको अपन आज ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू।
तो आज अपन ये जो मोल बिन ले रहे हैं, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न में करेंगे। आज इतना हो नहीं पाएगा लंबा, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न में अगले वीडियो में आपको पूरा इसका लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है भाई, टेक केयर।